हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था पिंगुइन सेक्ट के काफ़ी सारे लोग मून केव के पास पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर जो नज़ारा उन लोगों ने देखा था उस नज़ारे ने उन सभी को चौंका दिया था। अभी के लिए जाओ फैन की ईविल स्टिक पूरी तरह से सेलेस्टियल स्वॉर्ड पर चिपक चुकी थी। जाओ फैन ने काफ़ी कोशिश की थी ईविल स्टिक को सेलेस्टियल स्वॉर्ड से हटाने की, लेकिन इस दौरान उसका ही हाथ जाकर सेलेस्टियल स्वॉर्ड से चिपक गया था और अभी के लिए सेलेस्टियल स्वॉर्ड लगातार उसकी एनर्जी सोखकर पावरफुल बनती जा रही थी। जाओफेन की हालत अब हद से बदतर हो चुकी थी। वो अपनी आखिरी सांस छोड़ने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से ईविल स्टिक के अंदर की पावर एक्टिवेट हो जाती है और ईविल स्टिक सेलेस्टियल स्वॉर्ड पर काउंटर अटैक कर देती है। जिसके बाद ईविल स्टिक सेलेस्टियल स्वॉर्ड के अंदर से उसकी रेड एनर्जी सोखने लगती है और खुद को पावरफुल बनाने लगती है। जैसे जैसे ईविल स्टिक पावरफुल बनती जाती है, जाओ फैन भी नॉर्मल होता जाता है। अब आगे ईविल स्टिक लगातार सेलेस्टियल स्वॉर्ड के अंदर की रेड एनर्जी सोखते जा रही थी। इस वजह से सेलेस्टियल स्वॉर्ड की पावर अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। अभी के लिए सभी लोग इस नज़ारे को देख रहे थे। क्विंगम सेक्ट के लोगों पर अभी के लिए थोड़ी परेशानी दिखने लगी थी। वो लोग परेशान होकर इस नज़ारे को देख रहे थे। इधर ईविल स्टिक लगातार जाओफैन के अंदर वो रेड एनर्जी भेजती जा रही थी, जिससे जाओफैन दोबारा से पावरफुल बनता जा रहा था। जाओफैन के ईविल स्टिक के लगातार एनर्जी सोखने की वजह से सेलेस्टियल स्वॉर्ड की हालत अब हद से ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द वो टुकड़ों में टूटने वाली है। अभी के लिए ये सब देखकर क्विंगम सेक्ट के सभी लोग सावधान हो जाते हैं। जल्दी से कुछ लोग आगे आते हैं और वो जाओफैन पर हमला करने जाने लगते हैं। किसी भी हालत में वो जाओफैन के हाथों सेलेस्टियल स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकते थे। अभी के लिए वो लोग तुरंत ही जाओफैन के पास पहुंच जाते हैं और सभी एक साथ जाओफैन पर हमला कर देते हैं। उन सभी के हमले जाओफैन की पीठ की तरफ बढ़ने लगते हैं और कुछ ही पलों में वो जाओफैन की पीठ से टकरा जाते हैं। जाओफैन अभी के लिए सेलेस्टियल स्वॉर्ड से चिपका हुआ था, इस वजह से वो चाहकर भी इन हमलों से नहीं बच पाता है और जैसे ही हमले उससे टकराते हैं वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। अचानक से उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है जो सीधा जाकर सेलेस्टियल स्वॉर्ड पर गिर जाता है। पर जैसे ही उसका खून सेलेस्टियल स्वॉर्ड पर गिरता है, अभी तक कमज़ोर हो रही सेलेस्टियल स्वॉर्ड दोबारा से पावरफुल होने लगती है। उसके अंदर से निकलने वाली रेड एनर्जी की पावर और ज़्यादा बढ़ने लगती है। इस वजह से अब वो जाओफैन की ईविल स्टिक पर भी हावी होने लगती है। जाओफैन को कुछ देर पहले लगा था कि आखिरकार अब वो सरवाइव कर लेगा, क्योंकि उसकी ईविल स्टिक ने उसे बचा लिया था। पर अभी के नज़ारे को देखकर वो दोबारा से परेशान हो गया था। वो चाहकर भी खुद को सेलेस्टियल स्वॉर्ड से नहीं छुड़ा पा रहा था और उल्टा सेलेस्टियल स्वॉर्ड अभी के लिए उसकी एनर्जी लगातार सोखे जा रही थी। ऐसे में वो लगातार वीक होता जा रहा था और इतना ही काफ़ी नहीं था, जो क्विंगम सेक्ट के लोग उस पर पीछे से हमला और कर रहे थे। इस वजह से उसकी पीठ पर अभी के लिए काफ़ी सारे घाव हो चुके थे, जिनसे लगातार खून निकल रहा था और ये निकलने वाला खून भी सीधा सेलेस्टियल स्वॉर्ड के अंदर ही जा रहा था। ऐसे में वो चाहकर भी खुद को सेलेस्टियल स्वॉर्ड से नहीं बचा पा रहा था। कुछ ही पलों में सेलेस्टियल स्वॉर्ड जाओफैन की हालत बद से बदतर कर देती है और जाओफैन अभी के लिए इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता है और सीधा जाकर ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन इतना सब देखने के बाद भी क्विंगम सेक्ट के लोग उस पर हमला करना नहीं रोकते हैं। उनके पास तो अभी के लिए एक मौका था जाओफैन को मारने का। ऐसे में वो लोग इस मौके को कैसे छोड़ सकते थे। अभी के लिए बिग बैम्बू वैली और स्मॉल बैम्बू वैली के लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग जाओफैन पर हमला कर रहे थे। बिग बैम्बू वैली का कोई भी जाओफैन पर हमला नहीं कर रहा था, क्योंकि उन सबको जाओफैन की चिंता थी और उन सभी को अभी भी जाओफैन के साथ बिताए हुए पल, उसकी दोस्ती याद थी। वहीं स्मॉल बैम्बू वैली के लोग अभी के लिए लू के पास इकट्ठा थे। ऐसे में उन लोगों की नज़रें जाओफैन पर गई ही नहीं थीं। अभी के लिए उन सभी ने लू को घेर रखा था और सभी को लू की चिंता हो रही थी। सभी को लगने लगा था कि जाओफैन अब मरने वाला है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक बहुत ही खतरनाक आवाज़ गूंज उठती है। ये आवाज़ थी तो बहुत धीमी, पर इसकी पावर बहुत ज़्यादा थी। सभी चौंक कर इस आवाज़ की दिशा में देखने लगते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यह आवाज़ किसी और से नहीं बल्कि सेलेस्टियल स्वॉर्ड से आ रही थी और ये आवाज़ कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं थी।
बल्कि ये सेलेस्टियल स्वॉर्ड पर बढ़ रहे क्रैक्स की आवाज़ थी। अभी के लिए सेलेस्टियल स्वॉर्ड पर एक बहुत बड़ा क्रैक हो चुका था, जो लगातार बढ़ता जा रहा था। ये क्रैक सेलेस्टियल स्वॉर्ड के बीच में हुआ था, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सभी लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, सेलेस्टियल स्वॉर्ड से एक जोरदार आवाज़ आती है और सेलेस्टियल स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में टूटकर उसका आधा टुकड़ा ज़मीन पर गिर जाता है। अभी के लिए क्विंगन सेट के सभी लोग ये देखकर परेशान हो चुके थे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब हुआ क्यों है। जैसे ही सेलेस्टियल स्वॉर्ड टूटती है, अचानक से आसमान में कहीं से काले बादल इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। कुछ ही पलों में उनमें लाइटनिंग दौड़ने लगती है और अगले कुछ ही सेकंड्स बाद वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। देखने से ऐसा लग रहा था कि अभी के लिए हेवन भी सेलेस्टियल स्वॉर्ड के टूटने पर रो रहा हो, नेचर ने भी सेलेस्टियल स्वॉर्ड के टूटने पर दुख जताया हो। सभी की नज़रें सेलेस्टियल स्वॉर्ड पर टिकी हुई थी। किसी का भी ज़ाओ फैन पर ध्यान नहीं था। इसी का फ़ायदा उठाकर ज़ाओ फैन किसी तरह खुद को संभालता है और सभी की नज़रों से बचते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। अभी के लिए ज़ाओ फैन जंगलों में गायब हो गया था। वो लगातार जंगल में एक दिशा में भागे जा रहा था। वो किसी भी तरह क्विंगन सेट के इन लोगों से बचना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो इनके हाथों पड़ा तो ये लोग उसे मार देंगे और अभी के लिए वो मर नहीं सकता था, क्योंकि मरने से पहले उसे कुछ ज़रूरी काम करने थे। ज़ाओ फैन की पूरी बॉडी में अभी के लिए पेन हो रहा था। सेलेस्टियल स्वॉर्ड ने उसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब कर दी थी। उसकी अभी के लिए आधी से ज़्यादा हड्डियाँ टूट चुकी थी। ऐसे में उसके लिए भागना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे वो भाग रहा था, वैसे वैसे वो हड्डियाँ उसकी बॉडी में अलग अलग जगहों पर घुसती जा रही थी। इस वजह से उसे असहनीय पेन हो रहा था, जिसे वो किसी तरह सहन कर रहा था और भागे जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अभी के लिए क्विंगन सेट के कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो किसी तरह अपनी जान बचाना चाहता था। वो रुक नहीं रहा था, क्योंकि वो जानता था अगर वो रुक जाता तो फिर वो मारा जाता। भागते भागते अचानक से उसका पैर एक वेल से अटकता है और वो नीचे गिरने ही वाला था, पर वो किसी तरह खुद को संभाल लेता है। लेकिन झटका लगने से हड्डियाँ और गहराई में घुस जाती हैं और उसे और ज़्यादा दर्द होने लगता है। इधर हमें क्विंगन सेट के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए ज़ाओ फैन की तलाश में जंगलों में भटक रहे थे। अभी के लिए रात हो चुकी थी। इन सभी के हाथों में उनके मैजिकल वेपन थे, जिनसे लगातार लाइट निकल रही थी। इसी लाइट के भरोसे वो ज़ाओ फैन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि ये डिसाइपल्स क्विंगन सेट के पावरफुल डिसाइपल्स नहीं, बल्कि नॉर्मल डिसाइपल थे। ऐसे में उन्हें डर लग रहा था कि अगर ज़ाओ फैन उनके सामने आ गया तो वो ज़ाओ फैन का सामना कैसे करेंगे, क्योंकि वो लोग अच्छी तरह से जानते थे क्यों भले ही ज़ाओ फैन अभी के लिए घायल हो, लेकिन वो वीक बिल्कुल भी नहीं है। वो वुस्ट किंग सेक्ट का वाइस लीडर भी रह चुका है। ऐसे में उसकी पावर को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता है। ऐसे में अगर उसे मौका मिलता तो वो ज़रूर इन सभी को मार देता। इसी बात की इन सभी को चिंता हो रही थी, लेकिन इन सभी को उनके टीचर का ऑर्डर मिला था। ऐसे में ये लोग पीछे भी नहीं हट सकते थे। इसी काली रात में वो लोग अपने मैजिकल वेपन्स के सहारे ज़ाओ फैन की तलाश कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें कहीं ज़ाओ फैन मरा पड़ा मिल जाए। इधर हमें ज़ाओ फैन को दिखाया जाता है, जो पिछले 4 घंटों से भाग रहा था। अब वो और नहीं भाग पाता है। अचानक से उसका पैर किसी चीज़ में अटकता है और उस ज़मीन पर गिर जाता है। इस बार वो खुद को नहीं संभाल पाया था और धड़ाम से ज़मीन पर गिर चुका था। अभी के लिए उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसे असहनीय दर्द हो रहा था। ये दर्द इतना ज़्यादा था कि ज़ाओ फैन अब दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है और वहीं पर गिरा रह जाता है। अभी के लिए उसके मन में बस इतनी उम्मीद थी कि किसी तरह कोई चमत्कार हो जाए और उसकी जान बच जाए। इधर क्विंगन सेट के लोग उसकी तलाश में अभी के लिए उस फॉरेस्ट के एंड में आ चुके थे। तभी अचानक से कोई ज़ोर से चीखता है, सभी लोग अपनी जगह पर रुक जाओ। उस आवाज़ को सुनकर सभी लोग अपनी जगह पर रुक जाते हैं। सभी लोग इस आवाज़ को अच्छी तरह से पहचानते थे। ये आवाज़ किसी और की नहीं, बल्कि वाइंड वैली के लीडर की थी। माइंड वैली के लीडर अभी के लिए एक जगह पर रुक चुके थे और वो
एक डायरेक्शन में देख रहे थे। शायद उन्होंने उस डायरेक्शन से कोई आवाज़ सुनी थी। इस आवाज़ को सुनकर उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ था। अभी के लिए जल्दी से वाइंड वैली के लीडर का बेटा आगे आता है और कहता है, फादर, आखिर क्या हुआ? आपने अचानक से हम सभी को रुकने के लिए क्यों कहा? उस लड़की की आवाज़ सुनकर जाओफेन, जो उन लोगों से कुछ ही दूरी पर जमीन पर गिरा पड़ा था, चौंक जाता है। वो इस आवाज़ को अच्छी तरह से पहचानता था। ये आवाज़ उसके पुराने दोस्त जैंग शूशू की थी। अभी के लिए अगर जैंग शूशू ने किसी को फादर कहा था तो ऑब्वियसली वो उसके पापा होंगे, जो असल में वाइंड वैली के लीडर थे। अभी के लिए उनकी प्रेजेंस को वहाँ पर महसूस कर जाओफेन थोड़ा परेशान हो जाता है। वो अच्छी तरह से जानता था जैंग शूशू के फादर इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। जैंग शूशू के फादर कहते हैं, अभी के लिए मुझे उस डायरेक्शन से कोई आवाज़ सुनाई पड़ी है। इस पर जैंग शूशू कहता है, लेकिन हमें तो कोई आवाज़ नहीं आई है। इस पर उसके फादर उसे घूरने लगते हैं और घूरते हुए कहते हैं, तुम्हारा कल्टीवेशन मेरे जितना पावरफुल नहीं है। ऐसे में आखिर तुम धीमी आवाज़ भी कैसे सुन सकते हो? मेरी कल्टीवेशन तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे में मैं आसानी से तुमसे ज़्यादा आवाज़ें सुन सकता हूँ और मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। अभी के लिए मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने कोई ना कोई आवाज़ सुनी है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ते हैं और सभी डिसाइपल्स से कहते हैं, सभी डिसाइपल्स अभी के लिए बिखर जाओ और इस पूरे एरिया में जाओफेन की तलाश करो। जहाँ तक मुझे लगता है जाओफेन अभी के लिए आसपास ही होगा और हमें उसे किसी भी हालत में ढूंढना है। उनकी बात सुनकर जैंग शूशू कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसके फादर ये देखते हैं तो उससे कहते हैं, तुम्हें अभी के लिए मुझसे कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अभी के लिए बस उतना करो जितना मैंने कहा है। जैंग शूशू अपने फादर से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उनका ऑर्डर सुन वो बस अपना सिर हिला देता है और आसपास तलाशी में लग जाता है। सभी डिसाइपल्स अपने हाथों में मैजिकल वेपन लिए आसपास के एरिया में छानबीन कर रहे थे। वो लोग समझ गए थे कि जाओफेन ज़रूर आसपास ही है। इधर जाओफेन को जैसे ये सब महसूस होता है वो परेशान हो जाता है। वो समझ गया था अगर ये तलाशी इसी तरह चलती रही तो बहुत जल्द वो पकड़ा जाएगा, और जैसे ही पकड़ा जाएगा फिर ये लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएंगे और उसे मारने की पूरी कोशिश करेंगे। वो अभी के लिए बस इतनी प्रार्थना कर सकता था कि किसी तरह ये लोग उसे ढूंढ ना पाएं। इधर इन लोगों की तलाश काफ़ी देर तक जारी रहती है और जाओफेन की परेशानी भी बढ़ती जाती है। आधे घंटे तक ढूंढने के बाद भी उन लोगों को जाओफेन नहीं मिलता है। ये देख जाओफेन राहत की सांस लेता है। अभी उसने राहत की सांस ली ही थी, लेकिन तभी अचानक से उसके एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि अभी के लिए दो डिसाइपल्स उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। उन दोनों को अपनी तरफ बढ़ता देख जाओफेन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। उन लोगों ने जाओफेन को अभी तक ढूंढा नहीं था, पर जाओफेन इतना ज़रूर समझ गया था कि अगर इसी तरह वो दोनों आगे बढ़ते रहे तो वो कुछ ही पलों में जाओफेन को ढूंढ लेंगे। अभी के लिए वो लोग जाओफेन से सिर्फ 10 मीटर दूर रह गए थे, लेकिन तभी अचानक से जैंग शूशू के फादर की आवाज़ सभी को सुनाई पड़ती है। सभी लोग जल्दी से वापस लौटकर मेरे पास आओ। अचानक से आई इस आवाज़ से सभी चौंक जाते हैं और जल्दी से वहाँ से मुड़कर जैंग शूशू के फादर के पास आ जाते हैं। जैंग शूशू के फादर अभी के लिए डायरेक्शन में इशारा कर रहे थे। ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन नहीं थी जिस डायरेक्शन में जाओफेन पड़ा हुआ था, बल्कि ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन थी। सभी लोग उस डायरेक्शन में देखने लगते हैं। उस डायरेक्शन में अभी के लिए उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी, जो शायद डेमनिक बीस्ट के चीखने चिंगाड़ने की आवाज़ें थीं। उन आवाज़ों को सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।